इंटरफेरेंस लेसन के न्यूमेरिकल्स आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। इससे पहले हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स लगाए हैं वो नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड थे। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स थे और कुछ 2 ही 3 फॉर्मूले उस पे पूरे न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहे थे। तो काफ़ी क्वेश्चंस लगाए थे और फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बोल भी दिए थे कि आप सॉल्व करिएगा। तो अधिकतर बच्चों का कहना ये है कि उनको आ गए हैं न्यूमेरिकल्स। तो आज हम लोग उससे आगे का लेसन उठाएंगे यहाँ पर, और वो लेसन आपका होगा इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। व्यतिकरण में अगर देखो हमको न्यूमेरिकल लगाना है, क्योंकि थ्योरी तो हम लगभग कर चुके हैं, पूरी इसकी लगभग नहीं पूरी कर चुके हैं। तो न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए हमको उससे रिलेटेड फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है। तो हम केवल फॉर्मूला देखेंगे इस पे। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इंटरफेरेंस क्या घटना होती है आखिरकार। आपने देखा था लाइट में जो इंटरफेरेंस होता है, अगर 2 समान आवृत्ति की सेम फ्रीक्वेंसी के अगर 2 वेव्स एक साथ एक ही माध्यम में और एक ही दिशा में चल रही है, तो उनके सुपरपोजिशन से, उनके अध्यारोपण से माध्यम में एक परिणामी तरंग उत्पन्न हो जाती है, और उस परिणामी तरंग की वजह से पर्दे के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता आपको अधिकतम मिलती है, मतलब वहां पर मैक्सिमम लाइट आपको मिलेगी, और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता मिनिमम आपको मिलती है। जिसमें आपने फ्रिंजेस देखी हुई थी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसमें हमने किया था, यंग का द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग। ये लेसन में हमने देखा, और उसमें और भी बहुत सारी चीजें थी कि जो व्यतिकारी तरंगे हैं उनमें पर्दे पर जब वो जाएंगी तो कौन से बिंदुओं पर ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी और कौन से बिंदुओं पर ब्राइटनेस मिनिमम होगी या डार्क मिलेगा आपको। तो उसमें कलांतर और पथांतर से ये चीज़ें आपको समझाई गई थी कि पर्दे के जिन बिंदुओं पर दोनों व्यतिकारी तरंगों के बीच का कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई डॉट डॉट, इसी को हम बोलते हैं कि पर्दे के जिन बिंदुओं पर पहुंचने वाली दोनों व्यतिकारी तरंगें समान कला में मिलेंगी, उन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। यही चीज हमने पथांतर से भी देखी थी कि पथांतर कैसा होगा अगर वो मिल रहा है आपको, ब्राइट पॉइंट मिल रहा है, तो पथांतर उसका आएगा 0। अगर 2 व्यतिकारी तरंगों के बीच का पथांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, लैम्डा का पूर्ण गुणज अगर है तो उन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। कलांतर कैसा होगा? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। पथांतर कैसा होगा? 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। तो वहां पर प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम होगी, और जहां पर प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम होगी वहां जो सुपरपोजिशन होता है उसको बोला गया था कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, संपोषी अध्यारोपण उसको कहा गया। और पर्दे के जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता मिनिमम होगी या प्रकाश की तीव्रता 0 होगी, उन बिंदुओं पर जो भी सुपरपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, विनाशी अध्यारोपण उसको कहा गया। विनाशी अध्यारोपण किन बिंदुओं पर होता है, उसके लिए कलांतर और पथांतर की क्या शर्तें हैं? तो कलांतर की शर्त तो ये है कि पर्दे के जिन बिंदुओं पर 2 व्यतिकारी तरंगों के बीच का कलांतर पाई, 3 पाई, 5 पाई, पाई का विषम गुणज होता है, उन बिंदुओं पर जो सुपरपोजिशन होता है वो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, और वहां पर आपको डार्कनेस मिलेगी। यही चीज अगर हम पथांतर के द्वारा बात करें कि जिन बिंदुओं पर डार्क पॉइंट आपको मिलेंगे वहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो वो पाथ डिफरेंस होता था लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज, यानी कि 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। तो उन बिंदुओं पर डार्क पॉइंट मिलेगा। ये आपको याद रहना चाहिए। देखिए, जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं ना, थ्योरी से ही न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर आपको थ्योरी ही नहीं आती है तो फिर न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेंगे, प्रॉब्लम होगी आपको। इसलिए थ्योरी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, आप थोड़ा सा उस लेसन को स्टडी करिएगा, और जब आएंगे स्टडी करके तो आपको काफ़ी चीज़ें याद होंगी, और उसी से, क्योंकि न्यूमेरिकल बनते हैं तो न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने में काफ़ी ईजी लगेगा आपको।
अगर वो चीज़ें नहीं याद होंगी, थ्योरी नहीं मालूम है आपको, तो आपसे न्यूमेरिकल्स फिर तो मुश्किल से बन पाएंगे और प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये हुआ कि जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी और न्यूनतम होगी, ब्राइट होगा, डार्क होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, उनके लिए कलांतर की क्या शर्तें हैं और उनके लिए पथांतर की क्या शर्तें हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम आई तो कितनी होगी तीव्रता अधिकतम, और जहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी तो वहां पर कितनी होगी, मिनिमम होगी, पर कुछ वैल्यू तो होगी ना उसकी, वो कितने के बराबर होगी उसको देखना है। तीव्रता डिपेंड करती है आयाम पर, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, जो जैसे आपने जो तरंगे यूज करी थी उनमें से दो व्यतिकारी तरंगे यूज करते हैं हम। तो अगर एक तरंग का आयाम हम a1 मान लें, दूसरी तरंग का आयाम हम a2 मान लें, तो दोनों तरंगे जब एक साथ संचरित होती है माध्यम में तो वो सुपरपोजिशन करती हैं और एक परिणामी तरंग बनती है उनसे। वो परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले की जरूरत रहती है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे उसको। परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, मैंने बोला कि दो तरंगे हैं, इंटरफियरिंग वेव्स जो हैं, पहली तरंग का आयाम अगर a1 है, दूसरी तरंग का आयाम अगर a2 है, तो परिणामी तरंग का आयाम अगर हम r मानेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाई। ये परिणामी तरंग का आयाम होगा r, जहां a1 क्या है, पहली व्यतिकारी तरंग का आयाम, a1 है प्रथम व्यतिकारी तरंग का आयाम, प्रथम व्यतिकारी तरंग का आयाम है। a2 है, जो दो तरंगे हैं ना उनमें से द्वितीय व्यतिकारी तरंग का आयाम। फाई क्या चीज है, तो फाई है दोनों व्यतिकारी तरंगों के बीच कलांतर। दोनों व्यतिकारी तरंगों के बीच कलांतर, ये आयाम है। ऐसे ही परिणामी तरंग की तीव्रता का भी एक फॉर्मूला होगा कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी, उसकी तीव्रता का क्या सूत्र होगा। तो परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता I के लिए फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। कॉस फाई इसमें से अंदर नहीं रहेगा, कॉस फाई बाहर रखेंगे। ये परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र आता है, जिसमें I1 क्या चीज है, I1 है पहली तरंग की तीव्रता, I2 है दूसरी तरंग की तीव्रता, I1 है प्रथम व्यतिकारी तरंग की तीव्रता, प्रथम व्यतिकारी तरंग की तीव्रता। I2 दूसरी व्यतिकारी तरंग की तीव्रता है। इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स चाहिए, द्वितीय व्यतिकारी तरंग की तीव्रता फाई दोनों व्यतिकारी तरंगों के बीच का कलांतर है। ठीक, तो यहां से हमने स्टार्ट किया कि अगर दो व्यतिकारी तरंगे हैं जिनमें उनके आयाम क्रमशः a1 और a2 हैं और उनके बीच का कलांतर अगर फाई है पर्दे पर किसी बिंदु पर जब वो पहुंचती हैं, तो परिणामी तरंग का आयाम इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। और
पर्दे के किसी बिंदु पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी तीव्रता कितनी होगी, वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है, हमने आयाम देख लिया, तीव्रता देख ली। अब कहीं पर ये तीव्रता ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, और कहीं पर तीव्रता कैसी होगी, मिनिमम होगी। जहां मैक्सिमम होगी वहां पर बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, जिसको कहा जाता था संपोषी अध्यारोपण। याद आ रहा है आपको? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, संपोषी अध्यारोपण। संपोषी अध्यारोपण पर्दे के जिन बिंदुओं पर होगा तो उन बिंदुओं पर पहुंचने वाली व्यतिकारी तरंगों के बीच का कलांतर कितना होना चाहिए। अभी मैंने आपको ओरली बताया था, अभी लिख लेते हैं। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट डॉट डॉट। पर्दे के उन बिंदुओं पर दोनों व्यतिकारी तरंगों के बीच का पथांतर कितना होता है, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डॉट डॉट। तो अगर जो दो व्यतिकारी तरंगे पर्दे पर पहुंच रही हैं, पर्दे के जिन बिंदुओं पर उन दोनों व्यतिकारी तरंगों के बीच का कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई है आदि, और या पथांतर 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा है, वहां पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और वहां पर ब्राइटनेस कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। अगर ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी तो वो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आएगी, ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी, और उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है कि वो जो वैल्यू होगी वो k A1 प्लस A2 होल स्क्वायर के बराबर आएगी। ठीक है, A1 A2 क्या है, A1 A2 जो दो व्यतिकारी तरंगे हैं उनके आयाम हैं। इसकी वैल्यू हम उनकी तीव्रताओं की मदद से भी निकाल सकते हैं। आप आयाम से भी जा सकते हैं और ये वाली मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं I मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं √I1 प्लस √I2 इसका होल स्क्वायर, इससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है आयाम के पदों में, और ये है उनकी तीव्रताओं के पदों में। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। I बराबर KA² होता है ना, उस वजह से ये ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला आपका। तो ये हो गई मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू हो गई, आयाम के टर्म्स में भी हो गई, और ये I1 I2 क्या है, देखो यहां लिखा हुआ है, पहली व्यतिकारी तरंग की तीव्रता I2 है, दूसरी व्यतिकारी तरंग की तीव्रता है। तो आयाम के पदों में भी मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने दिखा दिया, और जो व्यतिकारी तरंगे हैं ना उनकी तीव्रता के पदों में भी आपने अधिकतम तीव्रता का सूत्र देख लिया। अब हम अगली बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन पर्दे के जिन बिंदुओं पर होगा उन बिंदुओं पर पहुंचने वाली व्यतिकारी तरंगों के बीच का कलांतर कितना होना चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, डॉट डॉट, इतना कलांतर होगा। पथांतर क्या होगा, पथांतर होगा λ/2 का विषम गुणज, यानी कि 1 λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 और 7 λ/2 डॉट डॉट। ये कलांतर और पथांतर के बारे में मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद फिर से वही बात आई कि अगर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ है तो पर्दे के इन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता कैसी होगी, मिनिमम। वो मिनिमम इंटेंसिटी जो होगी मिनिमम होगी, पर कुछ होगी ना उसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू आएगी उसकी, वो मिनिमम इंटेंसिटी आप कैसे पता लगा सकेंगे। उसके लिए भी दो फॉर्मूले हैं, आयाम से भी आप देख सकते हैं
और तीव्रताओं से भी। आयाम के लिए फॉर्मूला मिलेगा के A1 डिफरेंस A2, A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी यहां से भी आ जाएगी और इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो √I1 डिफरेंस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर, इससे भी निकाली जा सकती है। तो मिनिमम इंटेंसिटी आयाम की हेल्प से भी आप जा सकते हैं और ये आयाम की मदद से है, ये तीव्रताओं की मदद से है। I है परिणामी तरंग की न्यूनतम तीव्रता, I1 और I2 है जो दो तरंगे आई हैं उनकी तीव्रताएं। I मिनिमम है परिणामी तरंग की न्यूनतम तीव्रता, A1 और A2 जो है वो जो दो वेव्स आके इंटरफेरेंस कर रही हैं उनके आयाम हैं ये। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी आप यहां से पता लगा सकते हैं। इस पर बेस्ड काफी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो आपको सॉल्व करने होंगे। इसी लेसन में आपने देखा कि जब फ्रिंजेस बनती हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यंग का द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग पढ़ा गया था ना, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब फ्रिंजेस बनती हैं तो फ्रिंज चौड़ाई का एक सूत्र आता है कि जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी, उसकी फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आएगी। तो फ्रिंज चौड़ाई का एक सूत्र इसमें मिलेगा आपको। इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होगा, आप W से भी लिख सकते हैं, कुछ राइटर लोग बीटा से भी इसको लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रिंज चौड़ाई का मतलब आप जानते हैं, बस चाहे आप बीटा से लिख लें या W से लिख लें। फॉर्मूला इसका होता है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। आपको याद होगा यहां पर दो स्लिटें बनाई जाती थी, स्लिट S1 और स्लिट S2, और यहां पर्दा रखा जाता था बिल्कुल बीचों बीच, इसके सीध में यहां पर सेंट्रल ब्राइट बनता था, फिर उसके बाद एक डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट, ऐसा ही डार्क ब्राइट ब्राइट नीचे की तरफ बनते थे। ठीक है, इसमें से किसी भी एक फ्रिंज की विड्थ अगर देखो, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो या वो डार्क फ्रिंज हो, इंटरफेरेंस पैटर्न में दोनों प्रकार की फ्रिंज की चौड़ाई सेम आती है। आप ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालो वो भी d लैम्डा अपॉन d आती है, और डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालो वो भी d लैम्डा अपॉन d आती है। यहां स्मॉल d क्या है, स्मॉल d, ये स्मॉल d जो है वो सेपरेशन बिटवीन दो स्लिटों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d। कैपिटल D जो है वो स्लिटों से पर्दे तक की दूरी है, स्लिटों से पर्दे तक की दूरी को कैपिटल D माना जाता है। लैम्डा क्या चीज है, तो आंसर है लैम्डा है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। जो भी लाइट आप यूज कर रहे हैं, रेड लाइट आप यूज कर रहे हैं, ग्रीन लाइट आप यूज कर रहे हैं, येलो लाइट आप यूज कर रहे हैं, जो यूज करने वाली, जो हम यूज कर रहे हैं ना लाइट, उसकी वेवलेंथ है, उसकी तरंग दैर्घ्य है। इसमें और भी एक आध चीजें होती थी, जैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये रहती थी कि केंद्रीय फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज, अगर कोई पूछे कि केंद्रीय फ्रिंज से 10वीं दीप्त फ्रिंज कितनी दूर बनेगी, उस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो केंद्रीय फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी। इसका ना थोड़ा सा आप अपने मन में बसा लीजिए कि केंद्रीय फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी हम XM से लिखा करेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू आती है m d लैम्डा अपॉन d। केंद्रीय फ्रिंज से अगर एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालनी है तो आप m d लैम्डा अपॉन d फॉर्मूला यूज करेंगे। m की जगह अगर आप 1 लिख देंगे तो केंद्रीय फ्रिंज से पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी मिल जाएगी। m की जगह अगर आप 2 लिख देंगे तो केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी मिल जाएगी। n की जगह 5 लिख देंगे तो केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी मिलेगी, अदीप्त की नहीं। ठीक है, ऐसा ही एक फॉर्मूला होता था केंद्रीय फ्रिंज से एमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। केंद्रीय फ्रिंज से एमवी
अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक। उसके लिए हम सिंबल में थोड़ा सा चेंज बस इतना कर देंगे, इस पे डैश लगा दिया करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ऐसे अच्छा ना लगे तो आप यहां पर बदलाव कर सकते हैं। केंद्रीय फ्रिंज से एमवी ब्राइट फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से एमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, आप ये ऐसे कर सकते हैं। वैसे सिंबल जितने इजी बना लीजिए उतना ही ज्यादा अच्छा है। हम तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप एक काम कर लो, दीप्त के लिए एक्सियम और अदीप्त के लिए क्या लिख दीजिएगा, एक्सियम डैश कर लो, ठीक है ना। थोड़ा इजी सिंबल रहेगा और आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, m-1/2 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इस फॉर्मूले पे अगर आप m की जगह पर कुछ भी लिखो, जैसे 2 लिख दिया आपने m की जगह, तो क्या मिलेगा बताइए आपको। आपको केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी मिलेगी। अगर m की जगह आपने 3 लिख दिया तो क्या मिलेगा, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी मिलेगी। m की जगह आपने 4 लिख दिया तो केंद्रीय फ्रिंज से चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी मिल जाएगी। ये इस फॉर्मूले से हो जाया करेगा। और तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा था नहीं इस लेसन में। इतने फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, आपको याद रखने, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके बनेंगे और आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर अगर कोई वैसा फॉर्मूला होगा जो नहीं मुझे ध्यान रहा होगा और ऐसा कोई न्यूमेरिकल मिल जाएगा मुझे, तो उसी वक्त फिर उसका फॉर्मूला बताएंगे और न्यूमेरिकल लगा के दिखाएंगे फिर आपको, ठीक है ना। ओके, याद आई कि नहीं याद आई ये सारी चीजें, ध्यान आया ना। अभी एक बार रिमाइंड करवा दिया है ना, तो अभी काफी इजी होगा न्यूमेरिकल्स पर इनको अप्लाई करना और फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, ठीक है। आप इससे नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे हम।